जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आप भी कहेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन मीट हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप मिलने वाले हैं, कहां, कब और किस देश में होगी मुलाकात। सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दोस्तों बहुत बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया हो गई शुरू। बताएंगे शुभेंदु अधिकारी ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। वहीं सीमा पर चीन की चालों का जवाब तैयार। सिलीगुड़ी में तैयार हो रहा अवैध सुरक्षा कवच दोस्तों, बनाया जाएगा बम रोधी रेल नेटवर्क। क्या है जानकारी उधर। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आसिम मुनीर जल्द जाएंगे तेहरान यानी ईरान, किसने दिया आदेश। तो वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मैं अब इजराइल का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अमेरिका का काम निपटा कर सीधा इजराइल ही जाऊंगा और वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगा। आखिर ऐसा अटपटा सा बयान क्यों दिया दोस्तों ट्रंप ने। तो वहीं क्या 1 जून से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ने वाले हैं दूध के दाम। इस राज्य में आम आदमी को लगने वाला है महंगाई का बड़ा झटका दोस्तों। बताएंगे कहां पर बढ़ने वाले हैं दूध पर 4 रुपए और कहां पर दिन में एक बार ही करा सकेंगे कार या बाइक का टैंक फुल, दोबारा नहीं मिलेगा तेल। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की विश्व नीति और कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात अगले महीने फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान हो सकती है, जब दोनों देशों के नेता इसमें शामिल होने पेरिस पहुंचेंगे। तेल संकट और मिडल ईस्ट में जंग के बीच ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात जून महीने में संभव है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप G7 नेताओं की बैठक में शामिल होंगे, जबकि फ्रांस पहले ही कह चुका है कि पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आएंगे। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों की वैश्विक उथल पुथल के बीच ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात फ्रांस में 15 से 17 जून के बीच हो सकती है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी। ऐसे में 16 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये बैठक होगी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने भारत पर जुर्माने के रूप में टैरिफ लगा दिया था और फिर रिश्तों में थोड़ी दूरी बन गई थी। हालांकि अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। ऐसे में यह मीटिंग हॉर्मुज नाकेबंदी की वजह से दुनिया में तेल संकट, महंगाई पर केंद्रित हो सकती है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया था, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर जी और फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल के बीच हुई बातचीत की मुख्य बातें बताई गई थी। ये बातचीत G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ भारत, रशिया, चीन की तिकड़ी फिर दिखने वाली है साथ। जी हां, ब्रिक्स में जो भी होगा वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस। जी हां दोस्तों, भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 2026 में होने वाला 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर रूस, भारत और चीन के नेताओं को एक मंच पर, एक स्टेज पर देखा जाएगा, जिसे वैश्विक राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रशिया और चीन के रक्षा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकातें की थी। इन बैठकों में भारत और चीन ने सीमा विवाद को संभालने और तनाव कम करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद बढ़ी। दोस्तों, जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे उसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के इस खबर को सुनने से पहले ही पैर कांप रहे हैं। और जब ये मूवमेंट
आएगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। ब्रिक्स की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बनेगी। पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता रहा है, लेकिन अगर चीन भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। वहीं ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर और अलग थलग कर सकती है। अगर ब्रिक्स 2026 सम्मेलन में भारत, रशिया और चीन के नेताओं की अलग बैठक होती है तो यह दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगा कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन केवल अमेरिका केंद्रित नहीं रह गया है। अब ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी जिनपिंग और पुतिन के मिल जाने के बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में तहलका मचने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में ये मंच सजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या है निजी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि ये आयोजन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और दुनिया को तगड़ा मैसेज देगा अपना भारत की सिर्फ सुपर पावर अमेरिका या चाइना ही नहीं बल्कि भारत भी जल्द सुपर पावर देश बनने वाला है, तो सामने लाइक का बटन दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सरकार में आते ही पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुभेंदु सरकार ने लागू कर दिया सीएए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार से राज्य में नागरिकता संशोधन कानून, बोले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही सीएए के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तत्काल डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। सीएम शुभेंदु ने कहा कि पिछली सरकार ने सीएए का विरोध किया था, हमने आज से इस कानून को लागू कर दिया है। सीएए के मुताबिक 6 समुदायों या धर्मों के लोगों को नागरिकता मिलेगी। जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उन्हें राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद बीएसएफ उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करेगी, डिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये पता लगाओ, हटाओ, वापस भेजो यानी कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सीएम शुभेंदु ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में आने वाले समुदाय नई व्यवस्था से बाहर रहेंगे, जबकि घुसपैठियों के तौर पर पहचाने गए अन्य लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवन्ना में कहा कि पिछले साल 14 मई को केंद्र सरकार ने राज्य को एक पत्र भेजा था जिसमें घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ के हवाले करने की बात कही गई थी, लेकिन पिछली सरकार इस महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करने में नाकाम रही। अब हमने इसे लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में गठित नई सरकार के सीएम शुभेंदु ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीएए का विरोध किया था और केंद्र द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने में भी नाकाम रही थी। अधिकारी ने कहा कि एक तरफ पिछली सरकार ने सीएए का विरोध किया था और दूसरी तरफ उसने इस अहम प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया। आज हम इसको लागू कर रहे हैं, यानी 20 मई को ही इसको लागू कर दिया गया। दोस्तों, शरणार्थियों को कानूनी सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के बीच फर्क बताते हुए मुख्यमंत्री ने सीएए के प्रावधानों का भी जिक्र किया, यानी इससे क्लियरली अब समझ में आ चुका है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने के बाद अब घुसपैठियों की खैर नहीं है और जितने ये बांग्लादेशी घुसपैठी कोने कोने में दुबके हुए हैं दोस्तों, अब इन सब को ढूंढ करके बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद बीएसएफ उनको वापस उनके देश भेजेगी, चाहे प्यार से चाहे लताड़ से। अब इन घुसपैठियों को जाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पश्चिम बंगाल में सीएए लागू किया गया है शुभेंदु सरकार के द्वारा। क्या आप इस फैसले को बिल्कुल सही और सटीक मानते हैं? आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय? कौन कौन मानता है कि घुसपैठियों को जल्द से जल्द बाहर फेंकना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, ये सीएए का फैसला एकदम से नहीं लिया गया है। इससे पहले जानकारी आई थी जो हमने बताया था कि शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन सौंप दी थी ताकि ये घुसपैठिए दोबारा से भारत में ना आ सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का आना अब और मुश्किल होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को ही बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन सौंप दी है। इसकी शुरुआत 27 किलोमीटर के हिस्से से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जहां भी आवश्यकता होगी और जमीनें दी जाएंगी। जी हां, बीएसएफ को जमीन सौंपने वाली एक बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये प्रक्रिया राज्य में सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने की एक बड़ी पहल की शुरुआत है। उन्होंने कहा था कि यह जमीन 2 हफ्तों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। शुरुआत में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 27 किलोमीटर के हिस्से में आने वाली जमीन सौंपी जा रही है। इसे एक व्यापक अभियान का पहला कदम बता
बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत के तौर पर 27 किलोमीटर के इस हिस्से को सुरक्षित करने के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को दी जा रही है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने का और दोबारा बंगाल में ना घुस पाने का। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं इसी से जुड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पर चीन की चालों का जवाब हो गया तैयार। सिलीगुड़ी में तैयार हो रहा अवैध सुरक्षा कवच, बनाया जाएगा वहां बम रोधी रेल नेटवर्क। दोस्तों चाइना से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत चौकस है, अलर्ट है। खासकर सिलीगुड़ी की सुरक्षा सरकार के टॉप एजेंडे में है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होते ही शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ी 7 सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार वहां पर रणनीतिक तरीके से रोड रेल परियोजनाओं का विकास करेगी, जिससे जंग की स्थिति में सरहद पर तेजी के साथ टैंकों और दूसरे हथियारों का मूवमेंट हो सके। दोस्तों पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 120 एकड़ भूमि का केंद्र को रणनीतिक हस्तांतरण कर दिया गया है। ये फैसला महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा, सैन्य लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति देता है। ये चीन जैसे विरोधी देशों के संभावित खतरे के खिलाफ पूर्वोत्तर की भारत की जीवन रेखा को मजबूत करता है और मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी की रक्षा करता है। भारत ने संवेदनशील सिलीगुड़ी पट्टी से गुजरने के लिए बमरोधी भूमिगत रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर बंगाल को अग्रिम जिलों जैसे बिहार के किशनगंज जिले को दमडांगी से जोड़कर ये भूमिगत लाइनें यह सुनिश्चित करेंगे कि सतह स्तर के बुनियादी ढांचे पर बमबारी या उसे नष्ट किए जाने पर भी मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर तक आवागमन चालू रहे। निःसंदेश ये कदम गेम चेंजर और बल गुणक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, चाइना का माल हुआ फुस। बहुत अकड़ दिखा रहा था पाकिस्तान और चीन, इनकी अकड़ हो गई ढीली। पाकिस्तान में क्रैश हुआ चीनी विमान हांगडू JL-8। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक कहावत है, शायद आपने वो कहावत सुनी होगी कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन के साथ ही नई तकनीक हासिल करने के लिए प्रयोग करता रहा है। इसी क्रम में इन दोनों देशों ने मिलकर पायलट को ट्रेनिंग देने वाला हांगडू JL-8 जहाज का निर्माण किया था। अब पाकिस्तानी सेना में उपयोग होने वाला ये ट्रेनी जहाज क्रैश हो गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली के पास नियमित ट्रेनिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। हालांकि विमान के क्रैश होने के बाद 2 पैराशूट को नीचे आते भी देखा गया है। दोस्तों सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया ने इस विमान दुर्घटना को रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने विमान दुर्घटना के लिए इंजन खराबी को वजह बताया है। तो यह है चीनी जहाजों की रियलिटी दोस्तों, जिसके दम पर कूदता है पाकिस्तान। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर, अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव हुआ पास। डोनाल्ड ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके ही खिलाफ कर दी वोटिंग। अब क्या होगा आपको बता दें, अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50 से 47 से पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है दोस्तों। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। ये वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए। अमेरिकी संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव को वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लेकर आए हैं। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि अभी जब युद्ध विराम की बात हो रही है, तब ट्रंप को संसद के सामने आकर अपनी रणनीति बतानी चाहिए। दोस्तों इस खबर से साफ पता चलता है कि अमेरिकी ट्रंप के फैसलों को उनके खुद पार्टी के लोग भी या मंत्री भी सपोर्ट नहीं करते। सबको पता है कि ट्रंप के जो कुछ बयान या फिर कुछ फैसले होते हैं जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होते, जिसके बाद अमेरिकी सांसदों को विरोध में कदम उठाने पड़ते हैं। साथ ही जानकारी ये भी है कि आसिम मुनीर जल्द तेहरान जाएंगे ट्रंप के आदेश पर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत उम्मीद से ज्यादा लंबी खींच रही है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका कड़े विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो क्षेत्र में बड़े युद्ध की बजाय सीमित स्तर पर तनाव या हिंसा को बेहतर मानते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आखिरी दौर में है। अल अरबिया ने बुधवार को
सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं और इसके पूरा होने की घोषणा अगले कुछ घंटों में की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समझौते के फाइनल फेज की घोषणा करने के लिए गुरुवार को यानी आज ईरान जा सकते हैं। दोस्तों वहीं बता दें, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ट्रंप, कहा ये निपटा कर सीधा वहीं जाऊंगा, नेतन्याहू का पत्ता कर दूंगा साफ। जी हाँ, जो मैं कहूंगा वही करेंगे नेतन्याहू। ट्रंप का बड़ा दावा दोस्तों, 2 साल बाद इजराइल में लड़ूंगा चुनाव, पीएम चुनाव में 99% मेरी रेटिंग है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिर एक ऐसा दावा किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल पैदा हो गई। नेतन्याहू खुद चौंक गए होंगे। जी हाँ, पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल में उनकी लोकप्रियता 99% है और मजाकिया अंदाज में कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2028 में वो वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें एक ताजा सर्वेक्षण में बेहद ऊंची रेटिंग मिली है। उन्होंने कहा कि तो शायद ये काम पूरा करने के बाद मैं इजराइल जाऊंगा और प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ूंगा। आज सुबह ही एक जनमत सर्वेक्षण आया है जिसमें मेरी रेटिंग 99% है। जब पत्रकारों ने उनसे ईरान पर संभावित हमले के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हॉर्मुज समुद्री मार्ग को खोलना होगा, वो तुरंत खुल जाएगा, इसीलिए हम इसे एक मौका देंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हर कोई कह रहा है ओहो मध्यावधि चुनाव आ रहे हैं। आदर्श रूप से मैं चाहूंगा कि कम से कम लोग मारे जाएं, ना कि बहुत ज्यादा। वहीं नेतन्याहू को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहूंगा, वो एक बेहतरीन व्यक्ति है और ये मत भूलिए कि वो युद्धकालीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि इजराइल में नेतन्याहू के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता है। ट्रंप ने परसों ही ईरान को एक नई चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि एक और बड़ा हमला हो सकता है क्योंकि दोनों देश एक परमानेंट शांति समझौते की शर्तों को लेकर एक गंभीर गतिरोध पर पहुंच गए हैं। खैर दोस्तों, ट्रंप के इस नेतन्याहू वाले बयान पर और इजराइल में प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि बड़बोला ट्रंप वाकई में कुछ भी बोल जाते हैं? जो भी आपको लगता हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें दोस्तों, गैस पर रशिया और चीन के बीच हुई वो वाली डील जिसका भारत को था इंतजार, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर? बता दे कौन सी चीज का था भारत को इंतजार। दरअसल हॉर्मुज संकट की वजह से भारत समेत कई देशों में पेट्रोल सीएनजी की कीमतें चढ़ गई हैं। कई जगहों पर तो तेल तक की सप्लाई ठप हो गई है। इसी बीच बीजिंग से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका भारत को लंबे समय से इंतजार था। भारत चाह रहा था कि यह चीज उसके साथ हो, लेकिन उससे पहले चीन के साथ हो गई। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गैस सप्लाई को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है। जिस मेगा प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी वो है पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। जी हां दोस्तों, दिखने में भले ही ये दो देशों का सौदा लगता हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन भारत में तेल के दाम और आपकी जेब से जुड़ा है। जी हाँ, ये कोई मामूली पाइपलाइन नहीं है बल्कि 2600 किलोमीटर लंबा एक ऐसा महा कॉरिडोर है जो आर्कटिक साइबेरियन से गैस लेकर मंगोलिया के रास्ते सीधे चीन के उत्तरी हिस्से तक पहुंचेगा। इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 50 अरब घन मीटर यानी BCM गैस सप्लाई करने की है। इसकी क्षमता नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की तरह है जिसे यूरोप के बाजार के लिए बनाया गया था। ऐसे में यूरोप का रास्ता बंद होने के बाद रशिया के पास साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप में गैस का भारी स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन खरीदार गायब है। ऐसे में पुतिन के लिए चीन का बाजार एक लाइफलाइन की तरह है जहां वो अपनी गैस खपाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं असली ट्विस्ट का जिसका भारत को बेसब्री से इंतजार है। भले ही ये डील रशिया और चीन के बीच हुई हो, लेकिन इसका फायदा भारत को भी होने वाला है। दोस्तों, अब आप कहेंगे डील चीन और रशिया के बीच हुई है तो भारत को कैसे फायदा होगा? तो आपको बता दें, अभी चीन जो है वो अपनी गैस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से समुद्री रास्ते के जरिए भारी मात्रा में LNG खरीदता है। जैसे ही रशिया की ये नई पाइपलाइन शुरू हो जाएंगी, चीन को जमीन के रास्ते ही 50 अरब घन मीटर गैस मिलने लगेगी। इसके बाद चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से LNG खरीदना भारी मात्रा में कम कर देगा। जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार मार्केट से हाथ खींचेगा तो ग्लोबल मार्केट में LNG और कच्चे तेल की डिमांड धड़ाम से गिर जाएगी और डिमांड गिरते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल के दाम काफी सस्ते हो जाएंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को पहुंचेगा, जापान को और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को मिलेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत कम कीमत पर गैस और कच्चा तेल मिलेगा, जिससे देश में CNG PNG और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। यानी रशिया चीन की इस कूटनीति से
सीधे आपकी जेब को बड़ी राहत मिलने वाली है। दोस्तों उधर बता दें, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा कृषि सम्मान। मोदी जी ने कहा यह मेडल मेरा नहीं बल्कि भारत के किसानों का है। दोस्तों भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। यह सम्मान उन्हें कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए मिला। रोम में आयोजित खास समारोह में पीएम मोदी ने यह मेडल देश के किसानों, मछुआरों और 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। इस मौके पर भारत की कृषि योजना और किसानों के लिए शुरू की गई बड़ी योजनाओं की दुनिया भर में तारीफ हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खेती सिर्फ पेशा नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का हिस्सा है। वहीं बता दें, विदेश से लौटते ही आज प्रधानमंत्री ले सकते हैं सबसे बड़ा फैसला। बुलाई गई कैबिनेट मंत्रियों की बड़ी बैठक। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय विदेश की यात्रा पर हैं और स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 मई को मंत्री परिषद की अहम बैठक बुलाई है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने से ठीक कुछ दिन पहले हो रही ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल पीएम मोदी की ये अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक 7 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन इसको टालकर 21 कर दिया गया। इस बैठक के दौरान वैश्विक तेल संकट, महंगाई समेत कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकार के सुधार एजेंड को गति देना है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के संकट के बीच सरकार के नियमों को और सरल बनाना हो सकता है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने पर विशेष चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों महंगाई को लेकर भी एक्शन लेने की बड़ी संभावना है। देखते हैं क्या होता है आज इस मीटिंग में। जैसे ही जो भी अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आर्मेनिया में लहराया आत्मनिर्भर भारत का झंडा, अब इंडिया से खरीदेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों अजरबैजान के साथ हुए युद्ध के बाद आर्मेनिया लगातार अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि जब आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ युद्ध हुआ तब उस लड़ाई में आर्मेनिया ने DRDO का बनाया हुआ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया भारत से अत्याधुनिक गाइडेड पिनाका रॉकेट खरीदने वाला पहला देश था। दोस्तों और इस युद्ध के बाद भारत पर उसको और भारत के हथियारों पर उसको भरोसा हुआ, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आर्मेनिया अब भारत से सिर्फ हथियार ही नहीं खरीदेगा बल्कि गाइडेड पिनाका रॉकेट और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोलों का स्थानीय उत्पादन भी करना चाहता है। ये डील दोस्तों भारतीय रक्षा निर्यात के लिए बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर की कई सड़कों और गलियों के आजादी से पहले के नाम को बहाल करने की योजना को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इसका उद्देश्य शहर की विभाजन पूर्व विरासत को पुनर्जीवित करना है, जिसके बाद रहमान गली को राम गली, सुन्नत नगर को संत नगर, मौलाना जफर अली खान चौक को लक्ष्मी चौक और मुस्तफाबाद को धर्मपुरा किया गया है। पिछले कुछ दशकों में लाहौर की कई ऐतिहासिक सड़कों और गलियों के नाम बदल दिए गए हैं। इसके तहत ब्रिटिश कालीन और हिंदू धर्म से जुड़े नामों को बदलकर इस्लामी, पाकिस्तानी या स्थानीय हस्तियों से जुड़े नाम रखे गए हैं। वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर सरकार ने साफ किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए eKYC पूरी करना, आधार से बैंक खाता लिंक करना और सही बैंक डिटेल देना जरूरी है। अगर यह छोटी सी भी चूक होती है तो पीएम किसान की 23वीं किस्त रुक सकती है या देरी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो eKYC अवश्य कर सकते हैं। जिनको नहीं पता eKYC कैसे होती है आप कमेंट में पूछिएगा कि eKYC कैसी होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दे चौंकाने वाली, जहां 1 जून से 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे दूध के दाम। अब इस राज्य में आम आदमी को लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों,
ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका और इजरायल का संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए संकट बन चुका है। भारत समेत कई देशों में ईंधन और रोजमर्रा की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। बीते दिनों भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसके बाद अन्य सामान भी महंगे हो गए। अब जानकारी केरल से सामने आ रही है, जहां केरल के सबसे बड़े दुग्ध सहकारी संगठन मिल्मा ने आम उपभोक्ताओं को महंगाई का नया झटका देते हुए दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये नई दरें 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी। केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की निदेशक मंडल की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। मिल्मा के उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो यह है स्थिति दोस्तों। ऐसे में भारत की मोदी सरकार को काफी ज्यादा इसके लिए तगड़े कदम उठाने होंगे, प्रेशर में कार्य करना पड़ेगा ताकि भारत में महंगाई और ना बढ़ पाए और जब तक ये युद्ध चले तब तक महंगाई को बैलेंस किया जा सके। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।